पूछते हैं कि उनके जीवन का सबसे सुनहरा दौर कौन सा रहा, तो सामने वाले का एक जाहिर सा जवाब होता है, और वो है कि उसका सबसे सुनहरा दौर है बचपन। तो मैम, मैं इस बातचीत की शुरुआत भी आपके बचपन से ही करना चाहूँगा, क्योंकि बचपन के दिन ही वो ऐसे दिन हैं जिसमें कोई मस्ती कर सकता है या जिसमें कोई टेंशन नहीं रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। तो मैम, कृपया आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। आपने राजन बिल्कुल ठीक पूछा है कि सबसे सुनहरा जो समा होता है वो हर किसी के जीवन में उसका बचपन होता है। तो आप सबकी तरह मेरा बचपन है वो भी बहुत ही सुंदर रहा, और मेरे आज तक के जीवन में मेरा सबसे अच्छा जो समय है वो बचपन रहा, क्योंकि उसको मैंने जी भर के जिया और उसमें सब सुख सुविधाएं थी। और मेरा जो जन्म है ये गुरदासपुर में हुआ। मेरे फादर है वो ट्रांसपोर्टर थे, तो वहाँ गुरदासपुर के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, जबकि पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट भी समाज में नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे मेरी एजुकेशन हुई और मैंने अपनी प्राइमरी तक की जो शिक्षा थी वहीं से ग्रहण की। और मैं अपने बचपन में बहुत इनोसेंट और इमोशनल हुआ करती थी, और शायद वो जो दोनों क्वालिटीज अभी भी कहीं ना कहीं मेरे में ज़रूर इमोशनल में अभी भी उतनी ही हूँ, और इनोसेंट भी मैं कहूँगी कि अभी भी हूँ, क्योंकि अभी भी कई बार मैं हर किसी को उस तरह से नहीं समझ पाती जैसे कि इस पोस्ट पे होते हुए समझना चाहिए। मैम, अपने बचपन की कोई यादगार पल बताना चाहेंगी? बचपन में मैंने भी एक बार स्कूल में पढ़ते हुए मस्ती की थी। हमारे स्कूल के बिल्कुल जो बैक साइड थी, तो वहाँ किसी का घर हुआ करता था, और मुझे याद नहीं कि मैं किस क्लास में तब थी, और हमने उनके वहाँ रहने वालों को चिढ़ाया था और वो बाद में मेरी शिकायत था कि स्कूल में आ गए थे, तो मुझे बहुत डर लगा था। मैं आज तक उस घटना को भूल नहीं पाई। मैम, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे शुरू से ही अपना एम डिसाइड कर लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष भी करते हैं, पर कुछ बच्चों के सपने तो कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि उनका मुख्य कारण है उनके माँ बाप का दबाव। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता था कि ये जो आपका प्रोफेशन है, ये आपका अपना सपना था या आपके माँ बाप की मर्जी? क्या आपके माँ बाप ने इसे सपोर्ट किया? आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेरा जो आज का जीवन है, या ना तो ये मेरा अपना सपना था और ना ही ये मेरे माँ बाप का सपना था, क्योंकि जिस जनरेशन में और जिस बैकग्राउंड से मैं संबंध रखती हूँ वो गांव की है। मैं गांव की रहने वाली हूँ, और मेरे माँ बाप ने सिर्फ हमें पढ़ाया लिखाया कि अच्छी समझदारी आ जाए, और ग्रेजुएशन उन्होंने करवाई कि शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। बस यहीं तक उनका सपना था कि अच्छे घर में शादी हो जाए, और इसलिए हमें ग्रेजुएशन करवा दी गई। एक डिग्री थी अच्छे घर में शादी के लिए। अब मैं समझती हूँ कि आजकल जो दबाव पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बनाते हैं वो इतने नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हम सबका पिता है वो जो हमारे लिए हमारी किस्मत लिखता है, तो उसको सबसे ज़्यादा चिंता होती है। हमें सिर्फ अपना काम करना है। मैंने अपनी जितनी भी शिक्षा, उसके बाद ग्रेजुएशन की बाद की शिक्षा है, ये मैंने अपनी शादी के बाद पूरी की। मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी, और उसके बाद मैंने अपनी शादी के बाद, अपने बेटे के बर्थ के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने बीएड की, और मैंने एमएड की, और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के जन्म के बाद मैंने पीएड की। और मैं अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ाने के लिए मैंने जॉब शुरू की। और फिर ये था कि गीता का वो जो श्लोक है कि हमें अपने कर्म के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमें अपना काम जो है वो पूजा के समान करना चाहिए। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रिंसिपल भी बनूंगी। बस ये था कि जो मैं काम कर रही हूँ मैं इतना अच्छा करूँ कि कोई भी उस जैसा ना कर पाए। और बस ऐसे करते करते नो लुकिंग बैक, और आज मैं आपके सामने। मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपने अपनी शादी के बहुत साल बाद अपनी जॉब शुरू की,
तो मैं जानना चाहता था कि आपने किस स्कूल से पहले जॉब शुरू की, उसके बारे में कुछ बताएं। ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने अपना करियर जो है वो डीएवी स्कूल से ही शुरू किया। जलालाबाद वेस्ट ये एक बॉर्डर टाउन है, तो वहाँ से मैंने एज टीचर ये शुरू किया था और बहुत दिल से इस काम को सीखा भी, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बस एक जुनून था कि मुझे बहुत अच्छी टीचर बनना है जिसे सब बच्चे प्यार करें। और मुझे आज तक ये मेरा एक जेन्युइन मेरा प्राइड है कि मेरे बच्चे, आज मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ तो तब भी मुझे प्यार करें। हम सब में कोई ना कोई छुपा हुआ कलाकार होता है जिसे हम दिखाने का समय अपने खाली समय में करते हैं। तो आज की ये जरूरत भी बन गया है क्योंकि ये मानसिक भूख को शांत करने का एक जरिया बन गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता था कि आप किस विषय में अपनी रुचि रखती हैं या अपना खाली समय क्या क्या करके व्यतीत करती हैं? खाली समय ज़्यादा तो नहीं बचता है, मगर जितना भी मेरे पास खाली समय बचता है तो कुछ अजीब से शौक रखती हूँ। एक तो मुझे एक्सरसाइज करने का शौक है। मैं चाहती हूँ कि इंसान जब तक फिजिकली फिट नहीं होता है तो वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। मगर ये मेरी कंपल्शन भी नहीं है एक्सरसाइज करना, सैर करना, एक्सरसाइज करना। ये मेरा खाली समय को अच्छे ढंग से बताने का भी एक तरीका है और मेरा शौक भी है। और दूसरा मेरा शौक है कि मुझे स्पिरिचुअल बुक्स जो है वो पढ़नी अच्छी लगती हैं। मुझे जनरल बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं और उसमें से जो अच्छे वर्ड्स आते हैं मैं उनको नोट करती हूँ। मैम, जैसा कि कहा जाता है कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी परेशानी। आप भी बड़े ओहदे पर हैं और आप भी कई परेशानियों से घिरी हैं। कई बार तो ऐसा होता होगा कि कोई आपके पक्ष में हो ही ना, और ना चाहते हुए भी कोई आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता था कि आप ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करती हैं? मैं शायद ये मेरे कुछ मेडिटेशन जो मैं हर रोज करती हूँ ये उसका असर है। और मेंटली और फिजिकल जो मैं अपने आप को मैं डोज देती हूँ उसका ही रिजल्ट है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आती। मैं ये कोशिश करती हूँ कि उस सिचुएशन का जो बेस्ट हल मैं निकाल पाऊँ वो मैं निकालती हूँ। मैं अपनी पूरी एफर्ट्स करती हूँ उस सिचुएशन को का सलूशन निकालने का और उसको कंस्ट्रक्टिव साइड पे ले जाने का। मैंने कभी भी कोई पर्सनल ईगो नहीं रखा है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं ये देखती हूँ कि उसमें दूसरों का फायदा, जो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो कितना होता है। तो अगर दूसरा सही होता है तो मैं उसकी बात मान लेती हूँ, और अगर मैं सही होती हूँ तो मैं उनको ये समझाने में अक्सर कामयाब हो जाती हूँ कि सही रास्ता यही है। तो कभी जब आप ईगो नहीं रखती हैं तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं कि कोई आप के ऊपर प्रेशर डाल पाए। और दूसरा, फिर मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके फल की इच्छा में भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो जो भी करेगा वो सबसे अच्छा। आज की परिस्थितियों में और पहले की परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है। वैसे ही लोगों की सोच भी काफी बदल गई है। जैसे पहले माँ बाप लड़कियों को ज्यादा आजादी नहीं देते थे, उन्हें स्कूल जाने नहीं देते थे, पर आज काफी हद तक उन्हें आजादी मिल चुकी है और आज काफी सारी लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। तो आज के लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है, इससे ही पता चलता है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या आपके पेरेंट्स पुराने ख्यालात के थे या आज के पेरेंट्स के विचार आपके पेरेंट्स के विचारों से मेल खाते हैं? मैं इसको जनरेशन गैप कहूँगी, क्योंकि जिस जनरेशन के मेरे पेरेंट्स थे शायद वो अपने समय के मुताबिक ठीक थे, और अभी के जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच में डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज है। वो अब अपने बच्चों को एक बेहतर तरीके से
समझते हैं, जानते हैं और दोस्ताना व्यवहार उनका अपने बच्चों के साथ होता है। हमारे समय में क्या होता था कि जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा डोमिनेटिंग थे और हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत डरते थे। अब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छे खुशनुमा माहौल में रहते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हो कि आपके पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मगर साथ में मैं ये भी कहूँगी कि कई बार इसका नाजायज फ़ायदा भी उठा लिया जाता है, जो कि गलत है। तो मैम, क्या आपको नहीं लगता कि पहले बच्चे अपने माँ बाप का ज्यादा सत्कार करते थे, पर आज उन्हें ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि आज के बच्चे, जो आज की जनरेशन है, ये अपने माता पिता का कम सत्कार करती हैं, उन्हें कम सम्मान देती हैं। सिर्फ एक समझने की बात है और इसके लिए पेरेंट्स भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें। पहले वो खुद अपने बड़ों का कहना माने, पहले वो खुद एक डिसिप्लिन में रहें, तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है। और आज के बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, वो बातों को ज़्यादा गहराई से समझते हैं। और जहाँ तक सम्मान देने की बात है, सिर्फ फर्क इतना सा है कि वो जो डर एक पहले इस रिश्ते में हुआ करता था वो खत्म हो गया है। अब एक समानता का जो रिश्ता है वो पैदा हुआ है और उसमें एक दूसरे को एक बेहतर तरीके से समझने का मौका बच्चों को भी मिला है और माँ बाप को भी मिला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि पहले के बच्चों को डर होता था, तो आज वो नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज के बच्चे माँ बाप के हाथों से निकलते जा रहे हैं? ये डर जो मैं कह रही हूँ, ये वो डर नहीं है कि वो उनके गलत रास्ते में, अगर वो डर ना हुआ तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। वो डर एक होता था, उसको मैं झिझक कहूँगी, हेजिटेशन कहूँगी, कि जो भी बच्चे ने, जो भी पेरेंट्स ने कह दिया वही गीता होती थी और वही आखिरी और पहला सच होता था। मगर हर किसी की एक अपनी सोच होती है, हमें दूसरे को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी अपनी एक अलग सोच रखते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को समझना माँ बाप के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये वो डर नहीं है कि जिसके कारण हम कोई काम करें। प्यार से मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, एक दूसरे की आपसी समझदारी से ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं मानती हूँ कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के हाथों से निकल रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए हैं, जहाँ पेरेंट्स ने बच्चों को समझा है, वहाँ उनका जो एक रिश्ता है और भी मजबूत हुआ है। मैम, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बोलबाला है, देश और दुनिया की खबरें मिले, इसलिए टीवी पर न्यूज चैनल्स के जरिए खबरें दिखाई जाती हैं। पर आज कहीं ना कहीं मीडिया लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठा रही है। छोटी से छोटी खबर को भी वे सनसनी बनाकर पेश करती है और इस कारण वह मीडिया जानकारी नहीं, भय पहुंचा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे आम जनता प्रभावित होती है? क्या आप भी मेरी बातों से सहमत हैं? मैं बहुत हद तक राजन आपकी बातों से सहमत हूँ कि कुछ जगह पे, मैं ये नहीं कहूँगी सब जगह, कुछ जगह पे मीडिया का गलत उपयोग भी होता है। मगर जो भी जिम्मेदार हमारे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता है। ये सिर्फ यहाँ थोड़ा कुछ कमर्शियल के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। मगर अभी लोगों की सोच में भी बहुत फर्क आया है। आज हर इंसान ये समझता है कि जो दिखाया जा रहा है वो 100% सच नहीं है। जितनी भी एडवर्टीजमेंट है उसमें जो दिखाते हैं कि आप ये क्रीम लगाओगे तो आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे, तो हर कोई ये देख के हंस पड़ता है कि ऐसा क्रीमों से गोरापन नहीं आता है। गोरापन लाने के लिए आपको अंदर से भी गोरा होना चाहिए। इसलिए लोगों की सोच में भी बहुत जो है वो बदलाव आया है और लोग समझते हैं और अपनी समझदारी से ही वो जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो उसका मीनिंग निकालती है। इसलिए इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पर मैम, आजकल जैसे खबरों में दिखाया जाता है कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है
तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को जिम्मेदार बनना होगा कि वो जो दिखा रही हैं वो जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो उसको ईमानदारी से निभाएं, नहीं तो वो लोगों में अपने प्रति विश्वास खो देंगे, इसलिए नुकसान ज्यादा उनका होगा। तो हमें इससे कोई डरने वाली बात नहीं है और हमें भी अपनी सोच को और मैच्योर करना होगा, अपनी सोच को और बड़ा करना होगा और सच्चाई ढूंढने की कोशिश करनी होगी। मैम, हम सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हमारे फील्ड से या हमारे किसी शौक से, जिन्हें हम पूरा होते देखना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक चिराग मिला जिस पे घिसने पर एक जन निकला। सचमुच में मिलेगा ऐसा चिराग? आई डोंट थिंक सो। सपोज कीजिए। अच्छा, तो उसने आपको 3 वरदान दिए, तो आप उन वरदानों का क्या मांगेंगे? एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव, अपने जीवन में, या कुछ और? सबसे पहले तो मैं भगवान से ये मांगूंगी, सद्वे भवन्तु सुखिनः, मे एवरीबॉडी बी हैप्पी, सर्वत्र का भला, क्योंकि जब सबका भला होगा तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। और उसके बाद मैं दूसरा वरदान भगवान से मांगूंगी, सद्बुद्धि, क्योंकि अगर हमारे पास सद्बुद्धि होगी तो सब समस्याओं का हल अपने आप ही आ जाएगा और एजुकेशन सिस्टम में भी डिजायरेबल चेंजेस हम ला सकेंगे। और इसके साथ मैं विश्व शांति मांगती हूँ। मैम, जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में कोई डिजायरेबल चेंज, तो वो चेंज आप कौन सा लाना चाहेंगे? मैं एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना चाहती हूँ जो कि बच्चों के लिए कोई बोझ ना हो, एक बर्डन उसको ना महसूस किया जाए, और वो एजुकेशन सिस्टम हर किसी को अपनी जीविका कमाने का जो साधन है वो मुहैया जरूर करवाए, ताकि हर कोई उस एजुकेशन से अपना जीवन, अपने परिवार का और उसको बदल सके और समाज में भी वो अच्छा योगदान दे सके, एक अच्छा नागरिक बने। मैम, जैसा कि आज देखा जाता है कि इतनी हाई एजुकेशन लेने के बाद भी जॉब्स नहीं मिलती, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए बहुत हद तक हम भी जिम्मेदार होते हैं और माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं है और हम उसके ऊपर थोप देते हैं तो उसका कोई मैं नहीं समझती कि वो बीज कभी भी उग पाती है। तो हमें अपने बच्चों को उस फील्ड में भेजना चाहिए जिसमें उनकी रुचि होती है। और दूसरा ये भी है कि वो एजुकेशन लेकर के कुछ तो बहुत आगे निकल जाती हैं और कुछ बहुत पीछे रह जाती हैं। तो कसूरवार तो हम भी किसी हद तक होते हैं कि हमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। तो मैं उसमें सबको ये कहना चाहूँगी कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे, चाहे वो शिक्षक है या विद्यार्थी है या माता पिता है या समाज है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें दुनिया की समझ होने लगी है और हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, पर आज की जनरेशन ना जानते हुए भी यह समझती है कि वह सब कुछ जानती है, बल्कि असल में उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाईटेक समझने लगी। तो आप उनके मार्गदर्शक बनकर उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं यहाँ पे बच्चों के साथ रहूंगी और नई जनरेशन के साथ रहूंगी कि वो सचमुच में समझदार है, उनका ज्ञान पुरानी जनरेशन से ज्यादा है। बड़े जो हमारे वाली जनरेशन है, जो आपसे बड़े हैं, उनको जरूर विश्वास रखना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनकी सोच को सम्मान देना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उनकी सोच को सम्मान नहीं देंगे तो हम कुछ नया जो है, न्यूनेस है और अच्छी चीजें हैं, हम इसकी उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए कोई गलत नहीं है। जहाँ तक मार्गदर्शक होने की बात है, हम पूरी जिंदगी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बड़े छोटों से सीखते हैं और छोटे बड़े से सीखते हैं। तो ये आपसी जो मेल जो है और समझदारी है, ये बरकरार रहनी चाहिए। तो ये थी श्रीमती सतमन कौर भुल्लर जी, जिनके साक्षात्कार के जरिए हमने इनके जीवन के बारे में जाना और जानी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की कुछ और समस्या और उन्हें हल करने के लिए मैं आपके नजरिए से कुछ प्रयास।
मैम, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया तथा हमारी शंकाओं का समाधान किया। मैं भी राजन आपकी आभारी हूँ, और स्पेशली यू मी और हम जो प्रोग्राम है, मैं उसकी आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि बच्चों के मैं रूबरू आपके सबके सामने हो सकी और आपसे बातचीत मैं कर सकी। तो मैं आभारी हूँ खास तौर पे इस यू मी और हम के डायरेक्टर मिस्टर मिठुन के। धन्यवाद। आज यूमी और हम की इस कड़ी में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ कुछ और सवालों पर रोशनी डालने के लिए। तब तक के लिए यूमी और हम की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।